आज हम देख रहे हैं पार्ट 4 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का। हमने ऑलरेडी पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए है। अगर आपने पहले वो नहीं देखे तो पहले वो देख लेना, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। बिकॉज आपने वो 3 नहीं देखे तो आपको बेसिक समझ ही नहीं आएगा। साइक्लिक क्या है, नॉन साइक्लिक क्या है, फोटोसिस्टम 1 क्या है, फोटोसिस्टम 2 क्या है, पूरा हमने ये सब कवर कर लिया है। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस है यानी इसका प्रूफ साइंटिफिक नहीं है, ठीक है, ये हाइपोथेसिस है ओनली, ठीक है। लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। ये सब हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फूड बन रहा है, ये सब किस लिए चाहिए हमको? बिकॉज हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन से फॉर्म में मिलेगी हमको? एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। अब हम देखेंगे हमको एटीपी मिलेंगे कैसे, सिंथेसाइज कैसे होंगे, क्लियर। इस हाइपोथेसिस से हम वो समझेंगे। द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। ओके, ये पूरा मैकेनिज्म समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या समझने के लिए? एटीपी सिंथेसिस। क्लियर सबको इतना? लाइक इन रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस टू, आगे जाके हम रेस्पिरेशन, जैसे हम अब क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ रहे हैं, फिर हम आगे जाके रेस्पिरेशन भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है। अगर आपको रेस्पिरेशन वाला पार्ट नहीं भी समझ आता है तो इट्स ओके, हम आगे पूरा चैप्टर इस पे पढ़ने वाले हैं, क्लियर। बट आपको यहाँ पे फोटोसिंथेसिस समझ आना चाहिए, क्लियर। ATP synthesis is linked to development of proton gradient across the membrane। अब आपको ये लाइन नहीं समझ आई होगी। अब हम पहले देखेंगे एक डायग्राम, देन हम आएंगे यहाँ पे रीड करने, क्लियर। चलो, ये आपको सबको फिगर दिख रही है, इसकी आपको डबल मेम्ब्रेन दिख रही है, आउटर ये इनर। अब आप बोलोगे डबल मेम्ब्रेन क्यों? हमने ऑलरेडी देख लिया थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कैसे होती है, बाय लेयर। क्लियर है सबको इतना? चलो, ये है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अगर आपको नहीं पता थैलेकॉइड क्या है तो आपने आगे के नहीं देखे पार्ट्स, तो आप वो कंप्लीट करके फिर यहाँ पे आइए, क्लियर। सो ये है आउटर, ये है इनर, ठीक है। अब पता होगा सबको PS1 और PS2, ठीक है। अब सबको वो भी पता होगा PS1 नाम है, PS1 है तो पहले वो काम नहीं करेगा। हमने देख लिया था ये डिटेल में कि सिर्फ डिस्कवरी के अकॉर्डिंग नाम रख दिया कि पहले ये डिस्कवर हो गया था तो हमने इसको PS1 नाम दे दिया। बट पहले काम कौन स्टार्ट करता है? PS2। क्लियर है सबको इतना? ठीक है, ये है PS2। हमने देखा था उसकी वेवलेंथ कितनी थी? 680, क्लियर। और PS1 में 700, क्लियर। अब ये है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। पहले हमने देखा था, हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक देख लिया था। हमने क्या देखा था नॉन साइक्लिक में? कि वाटर स्प्लिटिंग हो रही है। सबको याद है वाटर स्प्लिटिंग हो रही है, तो कहाँ हो रही थी? इनसाइड हो रही थी वाटर स्प्लिटिंग, क्लियर। तो ये हो रही है वाटर स्प्लिटिंग, ठीक है। यानी वाटर स्प्लिटिंग यानी HO2 ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। उसमें से क्या बना? ऑक्सीजन और प्रोटॉन मिले हमको। क्लियर है सबको इतना? क्या क्या मिला? ऑक्सीजन और प्रोटॉन। ऑक्सीजन तो चलो इवॉल्व हो जाएगा और ये प्रोटॉन क्या है? अंदर बच जाएगा। ऑफकोर्स तो लेवल ज़्यादा हो गया प्रोटॉन का अंदर, बाहर से कंपेयर करना है, ठीक है। वाटर स्प्लिटिंग अंदर हो रही है तो प्रोटॉन अंदर ज़्यादा हो गया। क्लियर है सबको इतना? अब हमने देखा था कि फर्स्ट जब लाइट PS2 पे पड़ती है तब वो अपना इलेक्ट्रॉन जंप कराता है। क्लियर है सबको इतना? आगे बढ़ा के जंप कराता है तो ऑफकोर्स सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसके पास और क्या होगा? प्रोटॉन भी होगा। क्लियर है इतना सबको? तो वो प्रोटॉन कहाँ आएगा? यहाँ अंदर आ जाएगा। क्लियर है सबको? कहाँ जाएगा वो? साइटोक्रोम में जाएगा। क्लियर है? साइटोक्रोम क्या है? बताओ बताओ, अभी मैंने बताया था। अगर आपको ये सब नहीं समझ आया तो आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, आई होप, पर आपको ये समझ आ रहा हो। बहुत इजी है, बेसिक है, क्लियर। अब फिर ये भी क्या है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो हाइड्रोजन कैसे बनता है? एक प्रोटॉन से, एक इलेक्ट्रॉन से, क्लियर। इसने इलेक्ट्रॉन तो आगे भेज दिया और प्रोटॉन को कहाँ रख दिया? अंदर। ये आ रहा है अंदर प्रोटॉन। क्लियर है सबको इतना?
तो आप देख रहे हो इन सब प्रोसेस से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, बाहर के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं अंदर इनसाइड। क्लियर है सबको इतना? देन हम बढ़ते हैं आगे। इसमें देख सकते हो PS1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो NADP किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, NADPH में। तो यहाँ बाहर से और हाइड्रोजन का और प्रोटॉन कम हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे खर्च हो रहे हैं, देख सकते हो आप, हाइड्रोजन आयन खर्च हो रहा है। क्लियर सबको इतना? तो यहाँ पे और प्रोटॉन कम होते जा रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ से सप्लाई होते जा रहे हैं कंटिन्यूअस। तो हम बोल सकते हैं कि इनसाइड प्रोटॉन ग्रेडियंट बहुत है, ऑफकोर्स बोल सकते हैं। अब जैसे ये क्या है, ये पार्टिकल्स है, ये क्या है, F0 पार्टिकल बोलेंगे हम इसको, दिख रहा है, CF0 पार्टिकल, और इसको हम बोलेंगे CF1 पार्टिकल। CF1 पार्टिकल को हम और क्या बोलते हैं, ATP सिंथेस। ठीक है? अब जैसे ही ये प्रोटॉन, ऑफकोर्स प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे जाएगा, हाई टू लो जाएगा। ये लो है, ये तो ऐसे बाहर निकलेंगे ऐसे। ठीक है? जैसे ये इतनी एनर्जी से बाहर निकलते हैं, ठीक है, जो एनर्जी मिलती है उसमें से क्या हो जाता है, ADP प्लस PI बन जाता है ATP। क्लियर? ये डाई बन जाता है ट्राई में। क्लियर? एक P ऐड हो जाएगा तो डाइफॉस्फेट बन जाएगा ट्राई में। क्लियर सबको इतना? अब हम ये रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा क्या है। Like in respiration, in photosynthesis too, ATP synthesis is linked to development of proton gradient. हमने देखा मेम्ब्रेन के अक्रॉस बाहर कम होते जा रहे हैं प्रोटॉन और अंदर बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है सबको इतना? तो क्या डेवलप हुआ, प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्लियर? दिस टाइम दिस आर मेम्ब्रेन्स ऑफ थैलेकॉइड। ठीक है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन हमने देख लिया। There is one difference though, here the proton accumulation is towards the inside. अब photosynthesis में प्रोटॉन ज़्यादा कहाँ थे, inside the membrane. क्लियर है इतना? यानी ल्यूमन में। क्लियर? बट रेस्पायरेशन में क्या होगा, इससे ऑपोजिट। इन रेस्पायरेशन proton accumulate in the intermembrane space of the mitochondria when electron move through the ATS. यहाँ आगे बढ़ने वाले हैं पूरा, ठीक है, हम देखने वाले हैं पूरा रेस्पिरेशन में ये। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस का समझ आ गया कि वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर यानी ल्यूमन में प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। क्लियर सबको इतना? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेस द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अभी हमने देखा फिगर में तो हमने समझ लिया, अब जल्दी जल्दी हम क्विकली रीड कर लेते हैं। वी नीड टू कंसिडर अगेन द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द activation of electron and their transport to determine the steps that cause a proton gradient to develop. अब हम ये 3 पॉइंट देखेंगे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कैसे हुआ। ऑफकोर्स हमने ऑलरेडी डायग्राम में देख लिया है, बेसिक समझ लिया है। क्लियर? Since splitting of water molecules take place on the inner side of the membrane, the protons or hydrogen ions that are produced by the splitting of water, हमने देखा कि क्या हो रहा है, PS1 के यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, उसमें से क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है और हाइड्रोजन आयन बन रहा है। क्लियर? इतना देख लिया हमने, यानी प्रोटॉन बन रहा है। क्लियर? As electron move through the photosystem, protons are transported across the membrane. This happens because the primary acceptor of electron, which is located outside of the membrane, transfer its electron not to an electron carrier. ये सब जो हमने देखे कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ये यूज़ हो रहे हैं वो क्या होता है, एक्चुअली हाइड्रोजन कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होते। सिर्फ क्या होते हैं, हाइड्रोजन कैरियर। हाइड्रोजन कैसे बना हुआ होता है, एक इलेक्ट्रॉन से और एक प्रोटॉन से। क्लियर है? तो वो पूरा हाइड्रोजन कैरी करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करेंगे। क्लियर? Hence, this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. ये बात मैंने आपको नहीं बताई, अभी बता रही हूँ। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन
पूरा हाइड्रोजन चाहिए उसको, तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये एक यहाँ से प्रोटॉन लेके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूरा हाइड्रोजन बना के यहाँ पे आएगा। क्लियर? तो स्ट्रोमा में और हाइड्रोजन प्रोटॉन कम हो रहे हैं। क्लियर? देख रहे हो कैसे प्रोटॉन वहाँ पे कम हो रहे हैं, अंदर बढ़ते जा रहे हैं। When this molecule passes on its electron to electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side. अब देखो, जैसे ही ये यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया, एक बाहर से प्रोटॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ से यहाँ पास होगा ना, यहाँ से यहाँ पास होगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन पास कर देगा और क्या कर देगा, प्रोटॉन को पास कर देगा इनसाइड। तो प्रोटॉन 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 इनसाइड बढ़ते जाएंगे, बाहर से कम होते जाएंगे। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। द NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane. हमने देखा NADP किस में हो जाएगा, फिर NADPH में हो जाएगा, तो वो बाहर से और प्रोटॉन यूज़ कर रहा है, ठीक है। NADPH बनाया तो क्या और प्रोटॉन यूज़ कर रहा है ना बाहर से। क्लियर? अलॉन्ग विथ electrons that come from the acceptor of electrons of PS1, protons are necessary for the reduction. ठीक है, देख लिया हमने यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन के लिए प्रोटॉन नेसेसरी है, देख लिया। क्लियर है इतना सबको? बाहर से और प्रोटॉन खर्च होते जा रहे हैं। क्लियर? Hence within the chloroplast प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज। देखा हमने स्ट्रोमा में बाहर की साइड क्या प्रोटॉन डिक्रीज हो रहे हैं, वाइल इन ल्यूमन यानी इन साइड एक्यूमुलेट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, प्रोटॉन जमा होते जा रहे हैं। क्लियर? दिस क्रिएट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो आप समझ आया आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बना। क्लियर? अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये जो डबल लेयर है किसका है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का। Why are we so interested in the proton gradient? आप सोचो इतना हम प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज दिस ग्रेडियंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज ब्रेक डाउन ऑफ द ग्रेडियंट दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ द ATP। यहाँ से जब ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से जब हाई से लो जाएगा, तभी तो ADP ATP में कन्वर्ट हो पाएगा। क्लियर? ग्रेडियंट की ही वजह से। The gradient is broken down due to movement of proton. हाई से जैसे हमने देखा लो पे जाएगा, तभी क्या होगा, ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन, उस एनर्जी से क्या बन जाएगा, ATP में से ATP। क्लियर है सबको इतना? Across the membrane to stroma through the transmembrane channel of। देख लिया हमने, CF0 पार्टिकल भी देख लिया हमने और CF1 भी देख लिया। उसको हम और क्या बोलते हैं, ATP सिंथेस। क्लियर? The ATP synthase enzyme consists of two parts. कौन से two parts? CF0 और CF1। क्लियर है? The CF0, अभी हमने CF0 को देखा, वो कहाँ पर थे, मेम्ब्रेन के बीच में, जैसे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के देख सकते हो आप यहाँ पे, इसके अंदर एम्बेड है। क्लियर? इसके बीच में। और ये क्या है, CF1 बाहर। क्लियर? बेसिक समझना है आपको। The other portion is called as CF1 and protrudes on the outer side of the thylakoid membrane. CF1 क्या है, outer side पे है, देख लिया हमने। On the side that faces stroma, जो स्ट्रोमा की साइड पे है, क्या है, CF1। और CF0 क्या है, बीच में मेम्ब्रेन के। क्लियर? The breakdown of gradient provides enough energy। जब ये हाई से लो जाते हैं प्रोटॉन, तब इतनी एनर्जी मिलती है जिसमें से क्या होता है, ADP प्लस PI किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ATP में। क्लियर? इतना ऐसी एनर्जी मिलती है। क्लियर हुआ सबको इतना? केमियोस्मोसिस रिक्वायर अ मेम्ब्रेन, अ प्रोटॉन पंप, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये सब देख लिया हमने। केमियोस्मोसिस में क्या था, मेम्ब्रेन चाहिए हमको, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होना चाहिए, ATP सिंथेसिस होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। एनर्जी चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द थैलेकॉइड ल्यूमन।
ATP synthesis has a channel that allows diffusion of proton back across the membrane. ये हमने पूरा देख लिया डायग्राम में, आप अब समझ गए होंगे, ठीक है। दिस रिलीज इनफ एनर्जी, ये हाई से जैसे लो आया तब उसमें से बहुत एनर्जी निकलेगी, उसमें से क्या होगा, ATP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। आई होप ये आपको क्लियर है। ये वाला पार्ट अब आगे हम समझने वाले हैं। अलॉन्ग विद द NADPH प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द ATP विल यूज इमीजिएटली इन द बायोसिंथेटिक रिएक्शन। आपको समझ नहीं आएगा कि बायोसिंथेटिक रिएक्शन क्या है, हम अभी पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो ये वाला पैरा आप अभी समझ जाओगे आगे। क्लियर, ठीक है। वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज। अब हमने देखा ATP हम बना रहे हैं, NADPH बना रहे हैं, बट ये यूज़ कहाँ होंगे, अब हमको क्या समझना है, ये यूज़ कहाँ होंगे। क्लियर, वी लर्न दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, हमने देखा प्रोडक्ट्स क्या है लाइट रिएक्शन, ATP, NADPH और लास्ट में क्या बन रहा था, देख लिया हमने स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इन सब में ऑक्सीजन। क्लियर, तो ऑक्सीजन तो क्या होगा, डिफ्यूज आउट, ठीक है, डिफ्यूज हो जाएगा वो। While ATP and NADPH are used to drive the processes leading to synthesis of food। अब ATP और NADPH से क्या बनेगा, फूड बनेगा। फूड किसके फॉर्म में बनेगा, हम सबको पता है, शुगर। क्लियर, सबको पता है शुगर के फॉर्म में, यानी ग्लूकोज के फॉर्म में हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। क्लियर, दिस इज द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये स्टेप को यानी ATP और NADPH की हेल्प से हम फूड बना रहे हैं, उस फेज को हम क्या बोल सकते हैं, बायोसिंथेटिक फेज। क्लियर सबको इतना। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये डायरेक्टली प्रेजेंस ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं है, तो किस पे डिपेंड है, ये प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। प्रोडक्ट्स यानी देखा हमने लाइट रिएक्शन में से ही तो ATP और NADPH बन रहा है। क्लियर सबको इतना। बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर, यू मे वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड। इट इज सिंपल, इमीडिएटली आफ्टर द लाइट बिकम्स अनअवेलेबल द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप। अब बोलोगे ऐसा कैसा कि ये प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड है, आपको कैसे पता ऐसा, या किसी साइंटिस्ट को ऐसे कैसे पता चला कि ये लाइट प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड है। बिकॉज हमने देखा कि जब लाइट नहीं होती है तो कुछ टाइम के लिए ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है, बट जैसे ही वो लाइट प्रोडक्ट्स ही बंद हो जाते हैं बनना, तो ये प्रोसेस भी बंद हो जाती है। इसलिए इनडायरेक्टली ये किस पे डिपेंड है, लाइट रिएक्शन पे। क्लियर सबको इतना। इफ देन लाइट इज मेड अवेलेबल देन सिंथेसिस स्टार्ट अगेन। क्लियर है सबको इतना, ये क्लियर हो गया आपको। Can we hence say that calling the biosynthetic phase as the dark reaction is misnomer? ये सोचने वाली बात है, ये आपके लिए क्वेश्चन भी बन सकता है। अब आप ये क्वेश्चंस पे दिमाग लगाओगे ना तो ही आपको चैप्टर क्लियर होगा। क्लियर है सबको इतना। Let us now see how the ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase। अब हमको देखना है कि बायोसिंथेटिक फेज में हम ATP और NADPH का यूज़ कैसे करेंगे। क्लियर, यूज़ भी तो करना है ना हमको। वी सॉ अर्लियर दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइंड विथ वाटर टू प्रोड्यूस, हमने देख लिया कि शुगर बनेगी। स्टार्टिंग के चैप्टर में ही हमने देखा है कि कैसे वाटर कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, शुगर यानी ग्लूकोज कैसे बनाता है, हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में ही देख लिया। इट वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीडेड। अब साइंटिस्ट के दिमाग में भी आएगा नहीं, ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में से शुगर बन कैसे रहा है, ये भी सोचने वाली बात थी। क्लियर, और अदर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनटू द रिएक्शन। अब चलो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में से बन तो रहा है शुगर, तो पहला रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्ट तो ग्लूकोज नहीं बन जाएगा। क्लियर, जस्ट आफ्टर World War II among the several efforts to put radioisotope to beneficial use, the work of Melvin Kelvin is exemplary। अब हम देखेंगे फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे, मेल्विन केल्विन, जिन्होंने पता किया। अब हम देखेंगे इसमें दो डिफरेंस आएंगे, एक C3 पाथवे हम बोलेंगे, एक C4 पाथवे बोलेंगे कि शुगर लास्ट में कैसी बनती है। C3 क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट जो इनका फर्स्ट रिएक्शन होगा ना उसमें स्टेबल कंपाउंड, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है ना वो 3 कार्बन वाला होता है और यहाँ पे 4 कार्बन वाला होता है। क्लियर, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं।
द यूज ऑफ रेडियोएक्टिव 14 carbon by him in an algal photosynthesis studies led to discovery that the first कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज अ 3 कार्बन मेल्विन केल्विन ने, जो हम बोलेंगे केल्विन साइकिल, ठीक है, केल्विन साइकिल, उसने केल्विन C3 पाथवे क्यों बोला, बिकॉज उसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो है 3 कार्बन वाला, इसलिए हमने क्या बोला C3। क्लियर सबको इतना। He also contributed to working out the complete biosynthetic pathway। इसने क्या बोला कि मुझे सिर्फ इतना नहीं जानना, मुझे पूरा पाथवे जानना है कि कैसे शुगर बनेगी। उसको क्या नाम दिया, केल्विन साइकिल। क्लियर इतना सबको, आई होप ये क्लियर हो। द फर्स्ट प्रोडक्ट वो 3 कार्बन वाले को हमने क्या नाम दिया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PGA। अभी बहुत जगह पे हम PGA यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाना चाहिए हम PGA किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट्स हैव PGA एज द फर्स्ट प्रोडक्ट। अब हमने देखा कि 3 कार्बन वाला है, क्या सारे प्लांट्स में ऐसा ही होगा कि 3 ही कार्बन वाला फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा स्टेबल, और वेदर एनी अदर प्रोडक्ट। तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि कोई और भी बन सकता है कि नहीं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो हमको ऐसा ग्रुप भी मिला जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला नहीं बन रहा था, ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला नहीं बन रहा था। वेयर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वॉज अगेन एन ऑर्गेनिक एसिड। उसमें क्या बन रहा था तो वो ऑर्गेनिक एसिड, पर वो 4 कार्बन वाला था। उसको हमने क्या बोला, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्लियर। ऐसा हमको क्या मिला, ग्रुप ऑफ प्लांट्स मिले जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट हमको 3 कार्बन वाला नहीं 4 कार्बन वाला मिल रहा था। तो अब यहाँ पे 2 पाथवे हमको पढ़नी पड़ेगी। C3 पाथवे, जो प्लांट्स में पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है 3 कार्बन वाला, उसको हमने क्या बोला, C3 पाथवे। उसको हम और क्या बोलेंगे, केल्विन साइकिल। क्लियर सबको इतना। और फिर हम पढ़ेंगे C4 पाथवे, जिसमें पहला प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, स्टेबल 4 कार्बन वाला, उसका नाम क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्लियर। सिंस देन carbon dioxide assimilation during photosynthesis was said to be 2 main types. Those plants in which the first product of कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन 3 कार्बन वाला बना, उसको हम क्या बोलेंगे, C3 पाथवे। जिसमें 4 वाला बना उसको हम बोलेंगे C4 पाथवे। हमको उसमें और कुछ हमको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ठीक है, बुक्स में कॉम्प्लिकेशन से लिखा हुआ होता है, बट हमको कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं बनाना है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, इससे आगे का हम कंप्लीट क्या करेंगे, उसमें केल्विन साइकिल इम्पॉर्टेंट। क्लियर। सो अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।